नेपाल के जंगल में सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षी सर्दी के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन रानो चिड़िया लकड़ी इकट्ठा कर रही थी क्योंकि वो ठंड आने से पहले अपना लकड़ी का घर बना लेना चाहती थी। एक दिन सुबह जब रानो चिड़िया सोकर उठी तो उसने देखा बर्फ पड़ रही है। कितनी ठंड बढ़ गई है। मैंने तो भोजन इकट्ठा ही नहीं किया, अब मैं क्या खाऊंगी। चलो आज के दिन भूखी रहकर किसी तरह गुजार लेती हूँ, कल से मैं भोजन इकट्ठा करने जाऊंगी। लेकिन अगले दिन भी बर्फ पड़ना कम नहीं हुआ। कई दिनों तक लगातार बर्फ गिरती रही। जंगल में दूसरे पक्षी आराम से अपने घरों में बैठकर भोजन खा रहे थे। रानो चिड़िया भूख से बेहाल थी। अब मैं क्या करूँ, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं खाने का इंतजाम कहाँ से करूँ। रानो चिड़िया कालू कौवा के घर जाती है। उसका दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड में ये चिड़िया मेरे घर क्यों आई है? क्या है रानू चिड़िया, जल्दी बोलो। देख रही हो ना कितनी ठंड पड़ रही है, क्या काम है मुझसे? कालू भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कई दिनों से मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मेरे पेट में जोरों से चूहे कूद रहे हैं। कालू भैया, मुझे जल्दी से भोजन दे दीजिए। आपने तो बहुत सारा भोजन इकट्ठा किया है। अच्छा, तो तेरी नजर हमारे जमा किए भोजन पर है। तुझे भोजन चाहिए? जाओ भागो यहाँ से, अपना सूखी लकड़ियाँ खाओ। तुमने तो पूरा महीना लकड़ी जमा करने में निकाल दिया। अब सर्दी का मौसम आया तो मेरे भोजन पर नजर गड़ा रही हो। अगर मैं तुम्हें भोजन अपना दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? रानो चिड़िया बेचारी उदास हो के वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे से उसे यही उम्मीद थी। फिर रानो चिड़िया सीधे मिट्ठू तोता के घर जाती है। आओ आओ रानो, घर के अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे ठंड में घर से बाहर क्यों निकली हो रानो चिड़िया, मुझे बताओ। मुझे थोड़ा भोजन दे दो, बहुत जोरे से भूख लगी है। जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है हर ठंड में जंगल में भोजन की कमी हो जाती है। फिर तुमने पहले से भोजन इकट्ठा क्यों नहीं किया? क्या बताऊं मिट्ठू भैया, लकड़ियों को इकट्ठा करने के चक्कर में मैं भोजन इकट्ठा करना भूल गई। कोई बात नहीं रानो, मेरे पास बहुत सारा अनाज है। ये अनाज की एक बोरी आप अपने साथ ले जाएं और भोजन की जरूरत पड़े तो दोबारा आ जाना। और अगली बार लकड़ियों के साथ साथ अनाज भी इकट्ठा करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू भैया, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया कई दिनों के बाद पेट भर अनाज खाया और अनाज खाते ही उसे नींद आने लगी और वो अपने लकड़ी के घर में सो गई। उसी रात जंगल में तेज तूफान आया और सभी पक्षियों के घर नीचे गिर गए। हम सभी कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड में इस तरह खुले रहेंगे तो बर्फ से अकड़ जाएंगे। क्या करें, कोई उपाय बताए। मैंने देखा है रानो चिड़िया ने लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया है। अब वो आराम से अपने लकड़ी के घर में सो रही है। इस भयंकर तूफान में केवल रानो चिड़िया का घर ही सलामत बचा है। तभी बुलबुल चिड़िया बोल पड़ती है, तो हम सब चलते हैं रानो चिड़िया के लकड़ी के घर में रहने के लिए। नहीं नहीं, वो रानो चिड़िया अपने घर में क्यों रहने देगी? हमने तो उसे भोजन देने में मना कर दिया था जब वो हमारे पास भोजन के लिए मांगने आई थी। वो सभी बातें कर ही रहे थे, तभी रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। कालू भैया, अरे ओ मिट्ठू भैया, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मुझे पता चला कि आप लोगों का घर तूफान में उड़ गया, मैं आप सबको लेने के लिए आई हूँ। मेरे लकड़ी के घर में बहुत जगह है, सब आराम से रह सकते हैं और मेरा लकड़ी का घर अंदर से बहुत गर्म है। आप लोगों को ठंड में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब मेरे साथ मेरे घर में चलें। फिर सभी रानो चिड़िया के लकड़ी के घर में आ जाते हैं और पूरी ठंड में रानो चिड़िया के घर में हंसी खुशी गुजारे। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैंने तुम्हारी मदद नहीं किया, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। कोई बात नहीं कालू भाई, हर किसी से कुछ न कुछ गलती हो जाती है। इस तरह सभी पक्षी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।